नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा से टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय अभियान का किया शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा दौरे पर। दिल्ली हरियाणा को जोड़ेगा मेट्रो का नया कॉरिडोर। पीएम मोदी ने दी मंजूरी। हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी। कल फिर से 101 किसानों का जत्था करेगा दिल्ली कूच। सरकार से वार्ता के लिए इंतजार कर रहे किसान। शंभू बॉर्डर पर कल हुए हंगामे के बीच अब स्थिति शांत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पंचकुला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। भारत में टीबी पहचान व मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक 100 दिवसीय शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने टीबी चैंपियन को सम्मानित भी किया और इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमने टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की है। ये 100 दिन का कार्यक्रम है जिसके तहत 347 जिलों जहां टीबी का प्रकोप ज्यादा है और वहां पर फोकस किया जाएगा। टेस्ट ट्रीटमेंट से लेकर अन्य जरूरी चीजों का भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिन मील का पत्थर साबित होंगे और वह टीबी मुक्त अभियान को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमें खुशी है इस बात की कि टीबी मुक्त देशव्यापी अभियान की शुरुआत हरियाणा से हो रही है। हरियाणा निश्चय ही इस अभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में करीब 7 लाख लोगों का टीबी संक्रमण का परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 40% लोगों में टीबी का संक्रमण मिला था और हरियाणा में टीबी एक बड़ी चुनौती है। सरकार इस चुनौती को पूरा करने का प्रयास करेगी। एक रीइंफोर्समेंट के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से टीबी मुक्त भारत को एक नई गति देने के लिए, एक नई चालना देने के लिए और अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी कमिटमेंट को रीट्रेट करने के लिए, उसको मजबूती से समाज के सामने, देश के सामने एक कार्यक्रम के माध्यम से रखने के लिए आज टीबी के खिलाफ टीबी मुक्त भारत इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं हरियाणा की धरती से देश के तमाम उन लोगों को इस समय एड्रेस कर रहा हूं जो सब लोग कृत संकल्प होकर के, कमिटेड होकर के टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि यह पवित्र काम मुझे हरियाणा की धरती से करने का सौभाग्य मिला। हमारी सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि ये 100 दिन का कार्यक्रम है और ये फोकस्ड कार्यक्रम है और इसलिए हम लोगों ने 347 जिले जो जहां टीबी का प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा है, वहां हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया है और तीव्र गति से, एक्सेलरेटेड तरीके से हम डिटेक्शन, टेस्ट, ट्रीटमेंट और उसके सपोर्टिव जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं, उन सारे सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। फेज 4 में प्रस्तावित रिठाला कुंडली नाथुपुर मेट्रो कॉरिडोर को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे इस कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि दिल्ली के रिठाला, बवाना और नरेला से होते हुए हरियाणा के कुंडली स्थित नाथुपुर तक इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। 26.463 किलोमीटर लंबा यह मेट्रो कॉरिडोर 6,230 करोड़ की लागत से 4 साल में बनकर तैयार होगा। इससे दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क की कनेक्टिविटी और आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। इससे एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह कॉरिडोर वर्तमान रेड लाइन की विस्तार परियोजना है, इसलिए यह कॉरिडोर बनकर तैयार होने पर
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहीद स्थल से हरियाणा के कुंडली नाथुपुर तक सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि देश भर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और इसी दिशा में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर को स्वीकृति दी है। इससे दिल्ली हरियाणा के बीच आना जाना और आसान होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। विदेशी निवेशकों की हरियाणा पहली पसंद बनता जा रहा है। कई देश अपने प्लांट के विस्तार के लिए हरियाणा में संभावना तलाश रहे हैं, प्लांट्स लगाने में रुचि भी ले रहे हैं और इसी के अनुरूप बेल्जियम कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा में प्लांट के विस्तार करने में गहरी रुचि व्यक्त और कई प्रोडक्ट बढ़ाने की बात भी की और उन्होंने कंपनी की ओर से किसानों के हितों को पूरा ख्याल रखने की आशा जताई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि कंपनी को हरियाणा में प्लांट के विस्तार के लिए सरकार की ओर से सहयोग दिया जाएगा। हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन सेवा को और मजबूत करते हुए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 650 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें 150 एसी तथा 500 नॉन एसी बसें शामिल हैं और ऐसी बसों की खरीद पर लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति में इस संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में पीएम श्री योजना और समस्त शिक्षा योजना के अंतर्गत 801 सरकारी स्कूलों में 4 प्रकार की आईसीटी लैब्स का स्थापना करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इन पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके अलावा और भी कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर कल दिन भर हंगामा होता रहा है और इस गहमागहमी के बीच किसान बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ सके और दोबारा पीछे हट गए। दावा है कि इस दौरान 6 किसान घायल भी हुए हैं और वहीं अब किसान कल 8 दिसंबर को फिर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली भेजने की कोशिश करेगा। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 100 किसानों का दल दिल्ली के लिए पैदल मार्च करेगा। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से इन किसानों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है और अंबाला में धारा 163 लगाई गई है, लेकिन किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कहा कि अब किसान सरकार से वार्ता के लिए इंतजार कर रहे हैं। वे 8 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक का इंतजार करेंगे और उसके बाद 101 किसानों का जत्था फिर से दिल्ली के लिए मार्च करेगा। वहीं आज शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्वक है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा। ठीक है जी, ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा। भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं। जींद के खनौरी बॉर्डर पर आज 12वें दिन भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार कहती थी कि उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आपत्ति है, इसलिए किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉलियों के दिल्ली आ सकते हैं। लेकिन जब 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ चला तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए और केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। डल्लेवाल ने कहा कि खनौरी बॉर्डर से तो जत्थों का दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद खनौरी बॉर्डर से उचाना तक 3 जगह पर पुलिस की ओर से भारी बैरिकेडिंग की गई है और हजारों पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी किसान अलर्ट मोड में रहें और मोर्चों पर मजबूती बनाए रखें। बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण व्रत 12 दिनों से लगातार जारी है, जिससे डल्लेवाल का लगातार वजन घटता जा रहा है। उनका वजन 8 किलो घट गया है। ब्लड प्रेशर भी लगातार कम आ रहा है, लेकिन उनका कहना है कि मांगे न माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। गुरुग्राम में 2018 में 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सुनील कुमार की मौत की सजा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला दुर्लभतम है और ये मामला दोषी के कृत्य जघन्य और राक्षसी है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल एक जल्लाद नियुक्त करने का निर्देश दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में 2018 में 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की मौत की सजा की पुष्टि की और कहा कि दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की जघन्य हत्या दोषी के राक्षसी आचरण का एक उदाहरण है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट को प्रासंगिक विधानों के अनुसार तत्काल एक जल्लाद नियुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही दोषी अपीलकर्ता पर मृत्युदंड की सजा को क्रियान्वित करने के लिए अनुसूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। यमुनानगर साइबर थाना पुलिस ने महिला डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट मामले से पर्दा उठा दिया है। तीनों आरोपियों को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने एक महिला डॉक्टर को अपना निशाना बनाया और सरकारी अफसर बनकर उनसे कई बार अपने खाते में पैसे डलवाए। साइबर क्राइम इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि पता चल सके कि ऐसे कितने मामलों में आरोपी लिप्त हैं। आरोपियों ने उससे 13,20,000 से अधिक रुपए खाते में जमा करवा लिए। 19 नवंबर को यह केस दर्ज हुआ था जिसमें यमुनानगर साइबर क्राइम की टीम ने 3 आरोपियों को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा था सर, एक मुद्दई है हमारी यमुनानगर की कामना दुग्गल जी, उनके साथ 13,20,770 रुपए का डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हुआ था। पैसा है, खाता धारक हैं, उसमें कुछ उन खातों को आगे भेजते हैं और जो पैसा आगे अलग अलग खातों में भेजा जाता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन है और ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे जैसे इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। इसमें एक शक्ति व्यास है और एक लड़का सौरभ कपूर और एक है नीरज कुमार जोधपुर से। बरामदगी कोई कैश नहीं बरामद हुआ इनके पास से। अभी इन्वेस्टिगेशन है, इनके मोबाइल हैं, लेकिन वो अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है क्योंकि ये टेक्निकल है पार्ट ये सारा, और साइबर के जितने भी मामले होते हैं उसमें टेक्निकल ही लेके चलना पड़ता है। अभी मोबाइल को अभी हम टेक्निकल एक्सपर्ट की राय लेंगे, उनको एनालाइज कराएंगे, उसके बाद ही उसमें जो डाटा हमें मिलेगा जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे लिए आगे के लिए जो जरूरी होगा तो उसमें फाइल पे लेके आएंगे उसको। सर देखें, बेसिकली अवेयर तो लोगों को हम कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप भी कर रहे हैं, साइबर अवेयरनेस कैंप लग रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को आप जानते नहीं और जो आपको वर्चुअल दुनिया में ले जा करके आपको नए नए ख्वाब दिखाते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना लालच देते हैं आप लोगों को, तो आप उनके लालच में ना करके फिजिकली अगर जो भी आपको काम करना है, ऑनलाइन अगर करना है कुछ, तो उसमें अपने फिजिकली माइंड और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस पर काम कीजिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपकी जो खून पसीने की कमाई है, जो फ्रॉडस्टर है, और चंद मिनटों में आपके खाते खाली कर देते हैं। भारतीय कुश्ती पहलवान योगेश्वर दत्त ने यमुनानगर में कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में खेलों के महत्व और सरकार की नीतियों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि खेल केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के जीवन में भी जरूरी है। खेलों से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी प्रफुल्लित होता है। ये तनाव और बीमारियों से बचाने में सहायक है। योगेश्वर दत्त ने अभिभावकों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करें और उन्हें गलत संगत से बचाने में भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।